हेलो दोस्तों, खुशामदीद है आपका इस खास पॉडकास्ट में जहां हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स की फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। मैं हूं सैयद उबैद अली। मेरे साथ है नीट के जाने माने टीचर डॉक्टर सैयद इमरान सर, जो कि स्टूडेंट्स को 14 साल से पढ़ा रहे हैं। हेलो सर, खुशामदीद है आपका इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे कि सर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। नीट और JEE जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना और उसमें कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बराबर। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को एक प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स भी एक डिफिकल्ट सफ़र से गुजरते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि स्टूडेंट मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत सारे सोशल एक्सपेक्टेशन का सामना करना पड़ता है, बल्कि पेरेंट्स को भी एक सोशल एक्सपेक्टेशन होता है कि वो सोसाइटी हमसे आज क्या एक्सपेक्ट करती है कि आपका बच्चा 10th में है या 12th में है या और किसी क्लास में, तो देखेंगे कि इनका बच्चा क्या बनता है, पेरेंट्स को क्या बनाना चाहते हैं। इसके वजह से ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि बेटा तुझे इतना परसेंटेज लाना ही है, इतने मार्क्स लाने ही है, फर्स्ट रैंक में आना ही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो निगेटिव इफेक्ट है वो बच्चे की लाइफ पर हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो सर देखा जाता रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उनका बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बने, अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो जाए। जी, तो क्या ये वजह रहती है जब बच्चे एग्ज़ाम्स के अंदर अपने प्रेशर फ़ील करते हैं? देखिए, फिक्रमंद होना या पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है वो तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स ने बच्चों को प्रेशर डालने की बजाय अगर सही गाइडेंस उन्हें कहें करे या उनका जो वर्क है, उनका जो प्रोग्रेस है उसमें वो कोऑपरेट करे, तो एक ज़्यादा बेहतर तरीका मेरे ख्याल से हो सकता है कि बच्चे प्रेशर भी उसमें फील नहीं करते हैं और पेरेंट्स को एक फ्रेंड की नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स का फेथ या भरोसा भी बच्चों पर रहता है। बच्चों को एक ट्रस्ट होता है अपने पेरेंट्स की तरफ। तो ये जो बॉन्ड पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बनता है, इसके अंदर कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर पेरेंट्स को भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना बच्चा एवरेज है या अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो लाइफ है वो सेट हो सकती है। तो मई के अंदर आने वाले साल के अंदर 2025 में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसमें कई सारी चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो उनके लिए आपके आपके पास में क्या सजेशंस है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को, जब सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि वो अपने एक रियलिस्टिक टारगेट डिसाइड करें कि उनको कितने मार्क्स अचीव करने हैं। उस टारगेट के अकॉर्डिंग ये अपना टाइम मैनेजमेंट करें कि भाई फिजिक्स में उनको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना टाइम फिजिक्स को देना है, केमिस्ट्री को कितना समय देना है, और बायोलॉजी में भी जो वेटेजफुल चैप्टर्स हैं, जो एवरेज चैप्टर्स हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये जजमेंट आता है PYQ पे से। इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत हम एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितने मार्क लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि स्टूडेंट को खासतौर से इस समय से लेकर एग्जाम तक के अपनी दोनों टाइप की हेल्थ पर खास ख्याल देना चाहिए, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, जिसके लिए चाहे मेडिटेशन करना है या फिजिकल एक्सरसाइज करनी है या और कोई आउटडोर एक्टिविटी करना है, लेकिन ये एक लिमिटेड समय तक उबेद होनी चाहिए। वरना पता चला कि बच्चा जो दिन भर ग्राउंड में है तो दिन भर खेल खेल के अंदर लग गया और पढ़ाई में उसका, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं भाई, सर ने तो बोला था कि इसको फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, तो हो गया उसका पूरा टाइम पास। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग, पेरेंट्स को खासतौर से बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स ने एक सब्र करना चाहिए बच्चों के मार्क्स को लेकर के, क्योंकि कई मर्तबा देखने में आता है कि बच्चे को टेस्ट के अंदर 350 मार्क मिले आउट ऑफ 720, तो पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, उसमें चिड़चिड़ करते हैं कि हम तुझे पढ़ा रहे, फीस दे रहे, लेकिन मार्क्स एकदम कम। रियलिटी में देखा ये भी गया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भले ही टेस्ट में उनको 350 मार्क्स है, लेकिन फाइनल एग्जाम के अंदर वो 650 अबव स्कोर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर बच्चा एकदम तनकर अपने पेरेंट्स के सामने कि मुझे पहले कैसा डांट रहे थे, लेकिन स्कोर इसका अपोजिट भी होता है कई मर्तबा कि टेस्ट में स्टूडेंट 650 या 600 अबव मार्क लेकर आते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा उनका ग्राफ डाउन हो जाता है। नर्वस हो जाते हैं उसको लेकर। यस, दोनों सिचुएशन को पेरेंट्स ने टैकल करना चाहिए, बच्चों को
हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। बिल्कुल। तो पिछले कई सालों से ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एक ही मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टडीज़ के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से या फिर उनके फ़ायदे के हिसाब से? देखिए उबैद भाई, बात ऐसी है कि ज़माना जैसे-जैसे बदलता है, तो हमें भी अपने लाइफ़स्टाइल और हमारी मेंटालिटी उस अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती है। एक ज़माना था जब बच्चा रट्टा मारा करते थे और उनको बहुत सारे मार्क्स उसमें मिल जाया करते थे। लेकिन अब का जो ज़माना है कॉम्पिटिटिव ज़माना है। जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई में तब्दीली की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत है। स्टूडेंट ने आज के ज़माने में स्किल्ड बेस्ड स्टडी करनी चाहिए। उसे प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम कोई एक कॉन्सेप्ट लेते हैं फ्लावरिंग वाला प्लांट, इसमें खास तौर से, तो स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि फ्लावर ओपन किस तरह से होता है, उसमें एंड्रोशियम गायनोशियम कैसे दिखाई देते हैं। बाकी तो सब अपन एनाटॉमिकली स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल। फिजिक्स में अगर देखा जाए कि भाई रोटेशनल मोशन करके एक टॉपिक है, जी। तो उसमें एक भौरा जाली का खेल हम बचपन में खेला करते थे। हमारे जमाने में तो मोबाइल नहीं थे, तो ये बहुत बड़े मशहूर खेल था। हाँ, फिर टायर घुमाना हो गया, ये और ऐसे जो ऑर्गेनिक गेम हुआ करते थे। बिल्कुल। तो भौरा जाली के अंदर ऐसा होता है कि जब अपन उसको घुमाकर हाथ पर लेते हैं, तो उसकी जो बीच की रॉड होती है, दैट इज सेंटर ऑफ एक्सिस है, फिर उसमें पार्टिकल्स है, ये सब टेक्निकल चीजें जब प्रैक्टिकल स्टूडेंट देखेगा तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता है। बिल्कुल। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, क्योंकि ये थी वो चीज है जो बच्चे को आगे लेकर के जाती है और एक नया कंसेप्ट वो अपना खुद का डेवलप उसमें कर सकता मतलब आपके नज़रिए के ऊपर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। है। एग्जैक्टली, विजन एक जरूरी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है प्रैक्टिकली, और फिर जब वो दुनिया के सामने आता है तो एक नया निखार उस स्टूडेंट के अंदर आता है। बिल्कुल। तो सर आपसे एक मेरा सवाल है कि इस स्टेज से आप पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहला मैसेज तो मैं पेरेंट्स को उबैद भाई ये देना चाहूंगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास रखें, जी। उन्हें प्रेशराइज ना करें, बल्कि उनको कोऑपरेट करें, सही गाइडेंस करें। देखिए, एक एग्जाम से बच्चों की कामयाबी या नाकामयाबी नहीं मापी जा सकती, बिल्कुल। उसका मेजर हो ही नहीं सकता है। जी। जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम है। जिंदगी में नीट के अलावा भी कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकली भी फेस करने हैं, थियोरटिकली भी फेस करने हैं। तो जब तक वो बच्चा अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड नहीं समझेगा जी। या उसको अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट भरोसा नहीं बैठेगा, तब तक वो दुनिया से कैसा लड़ेगा। दुनिया तो बैठी है उसे डराने के लिए, जी। उसको अलग अलग तरीके से परेशान करने के लिए, लेकिन जब तक पेरेंट्स का विश्वास उस बच्चे के साथ में रहेगा, वो सारी डिफिकल्टी से खुद निपटना सीख लेगा। बिल्कुल। और यही स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है उनके स्टडीज़ के अंदर, कि ताकि पेरेंट्स का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे और वो चीज़ उनके दिमाग से निकल जाती है, एक प्रेशर रह रहा है उनके दिमाग में कि पेरेंट्स हम लोगों को क्या बोलेंगे स्टडीज़ के ताल्लुक से। बिल्कुल, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा डर जाता है ना, अगर पेरेंट प्रेशराइज करते हैं कि भाई तूने मार्क्स उतने नहीं लेकर आया, परसेंटेज कम है, तो डर के हमारे फिर कुछ भी कदम उठा सकता है, जी। फिर बाद में जिसका पछतावा झेलना पड़ सकता है अपने को। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे कि पुराने वक़्त में ट्यूशन्स वगैरह का इतना उरूज नहीं था और जो हमने भी जिस दौर में पढ़ाई की है, तो उसमें देखा जाता रहा है कि ट्यूशन वगैरह इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। बच्चे सिर्फ़ स्कूल की एजुकेशन के ऊपर रिलाय करते थे। बराबर है। लेकिन अभी के दौर में ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स और बच्चे स्कूल की एजुकेशन को स्किप करके ट्यूशन की एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये डेवलपमेंट का राज़ क्या है? इसका जो डेवलपमेंट हुआ उबैद भाई, वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हम देखते हैं कि भाई JEE या फिर नीट जैसे जो एग्जाम्स हैं, इनका जो सिलेबस है, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड को बिलोंग नहीं करते। ये एक नेशनल अपना खुद का एक पर्सनल सिलेबस है। अभी फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता है, वो 11th-12th जूनियर कॉलेज में जाता है, तो उसको स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। लेकिन नीट के सिलेबस में कई सारे एडिशनल पॉइंट है। जी। वो NCERT को तो बिलोंग करता ही है, NCERT के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट है कि जो उसको पढ़ना है। अब ये पॉइंट उसको कौन पढ़ाएगा? कॉलेज में तो होने वाली नहीं है पढ़ाई, तो ऑफ कोर्स उसको एक ऐसे प्राइवेट ट्यूटर के पास जाना पड़ेगा कि जिसके पास में एडिशनल नॉलेज हो और वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट नीट के सिलेबस में या JEE के सिलेबस में, वो उसको अच्छे तरीके से समझा सके। जी। लिहाजा जहां तक मुझे मालूमात है कि राजस्थान का जो कोटा है,
जी। सबसे पहले कोचिंग सिस्टम वहाँ पे विकसित हुआ, डेवलप हुआ। बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज के जो हम नाम सुनते हैं, जैसा एलन है, बंसल है, फिडजी है, ये बहुत ज्यादा वहाँ पे धीरे धीरे करके उरूज पर आई। फिर इन लोगों ने सोचा कि भी चलिए अलग अलग जगह हम ब्रांचेस भी डालते हैं, जी। ब्रांचेस का सेटअप हुआ। फिर दूसरा पार्ट ये कि हमारे, अगर हम अपने स्टेट की, अपने सिटी की बात करें, तो कुछ ऐसे काबिल टीचर्स बने कि जिनको कॉलेज में या स्कूल में जॉब करना पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने ट्यूशन क्लासेस की शुरुआत की। लेकिन स्टूडेंट बढ़ते 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 अच्छा रिजल्ट भी उन्होंने दिया, रिजल्ट से अट्रैक्ट होकर के आज इतना बड़ा सेटअप हो गया है कि आप देखते हैं कि कोचिंग जी। एक अपने आप में बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एक बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल जनरेट करती हैं, और इसका फिर एक फैशन बन गया बच्चों सेशन बन का। गए, बिल्कुल, parents मैं वही बोलने वाला था। कि भाई बच्चे को अगर सक्सेस होना है नीट में, जेडबलई में, तो उसको कोचिंग लगानी पड़ेगी, बिना कोचिंग के सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक स्टेप है डेवलपमेंट की, प्राइवेटाइजेशन, और कोटा राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप भी एक इंस्टीट्यूट के ओनर है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है बायोसाइंस एकेडमी, और बहुत सारे बच्चों को वहाँ से फायदे भी मिले हैं। जी शुक्रिया। तो एज अ इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहता है एक बच्चे की लाइफस्टाइल के अंदर? देखिए, अगर मैं बताऊं कि एक जो आइडियल इंस्टीट्यूट होता है, या एक टिपिकल इंस्टीट्यूट होता है, या यूं समझिए कि जैसा आपने मेरे इंस्टीट्यूट जी। का भी जिक्र किया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का जो निसाब है, सिलेबस है, उसको एक फोकस्ड स्टडी बनाकर बच्चे के सामने पेश करते हैं। एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी है, और एक्सप्लेनेशन उसी वक्त हो सकता है जब टीचर बहुत एक्सपर्ट हो। बिल्कुल। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी बच्चों के लिए टीचर आसान बना दे, ये कोचिंग का रोल होता है। फिर उसके बाद डिफिकल्टी सेशंस की एक अलग अलग क्लासेस बच्चों की ली जाए, कि भाई अगर आपको कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, तो एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दिया जाए, ये रोल होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मैं पर्टिकुलरली हमारे बायोसाइंस एकेडमी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस है और हर कोचिंग क्लास का अपना एक पर्टिकुलर कल्चर होता है। जी। मुझे बाकी के कल्चर्स के बारे में तो नहीं पता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कि भाई आज आपको 720 में से 650 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगली टेस्ट में 680 कैसे हो सकते हैं, जी। फिर उसके अगली टेस्ट में 700 कैसे हो सकते हैं। अच्छा, एक शेर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शायर शेर है कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। हमारे जो टीचर्स है वो स्टूडेंट के अंदर ये भावनाएं भर देते हैं कि अभी आपको 720 में से 680 मार्क मिल गए, जी। तो ये 680 से कम ना हो। जी। भले ही आप इसको कांस्टेंट मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, लेकिन जब ये मार्क बढ़ जाए तो रिवर्स बैक ना आ पाए। एक्चुअली ये विजन है ना, हर कोचिंग क्लासेस में या फिर इंस्टीट्यूट में नहीं देखने को मिलता है। हाँ, मैं वही बताया कि हर एक का कल्चर डिफरेंट होता है, लेकिन जो क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है एकेडमी में, बायोसाइंस एकेडमी में स्पेशली, तो उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, वरना क्या है कि किसी पे कमेंट करना ठीक बात जी, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल नहीं होती है। फिर बच्चा मेंटल स्ट्रेस ना हो जाए, या वो डिप्रेशन का शिकार ना बने, तो हम लोग हर 8-15 दिन में मोटिवेशनल लेक्चर्स का स्पेशल एक एहतमाम बच्चों के लिए रखते हैं, मेडिटेशन रखते हैं उनके लिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह उनको बताते हैं। और टीचर्स हमेशा बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं कि बेटा ठीक है, आज कम मार्क्स है, लेकिन अगली बार बढ़ जाएंगे, बढ़ जाए तो फिर उसको कांस्टेंट कैसे मेंटेन करना है। तो ये एक इन्वायरमेंट होता है कोचिंग सिस्टम का बच्चे की लाइफ में। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर या फिर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह की बात करें हम लोग, जी जी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाइप मिली है। बराबर है, बिल्कुल सही है। तो आपके क्या विचार है उसके अंदर, बच्चों के लिए ज़्यादातर ऑफलाइन स्टडीज ज़्यादा बेहतर है या फिर ऑनलाइन? देखिए, लॉकडाउन का जो दौर गुजरा है उसमें पेरेंट्स भी घर पर होते थे, बच्चे भी घर पे होते थे, जी। तो बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल करता था सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए, और पेरेंट्स के सामने फिर वो दूसरी जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जी। लेकिन लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद में जब ऑफलाइन का मोड दोबारा बढ़ा है, तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग मोड में एक तो स्टूडेंट का टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यस। है ना। दूसरा, स्टूडेंट जब क्लासरूम में बैठा होता है, टीचर लाइव उसको पढ़ाता है, तो डिसिप्लिन का मेंटेनेंस जो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्ट्रैक्शंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइनर हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब ऑनलाइन में क्या है कि आप मोबाइल को सो करके देखो, लेट करके देखो, खाना खाते हो, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। बिल्कुल। ऑफलाइन के अंदर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपको पूरा अटेंशन वहां पे देना है। जी।
तीसरी बात ये कि ऑफलाइन में जो टेस्ट सीरीज होती है वो पेन पेपर मोड पर की जाती है, और यही पेन पेपर मोड फाइनल नीट के एग्जाम में भी होता है। तो बच्चे को एक रियलिस्टिक प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाती है। तो जो 3 पॉइंट्स देखने में आए हैं, एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा पेन पेपर मोड वाला प्रैक्टिस। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन के अंदर नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से, यानी मेरा अपना एक ओपिनियन है कि ऑफलाइन स्टडी इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू द ऑनलाइन स्टडी। जी, उससे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बच्चे की स्टडीज के लिए और उसको फोकस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जी, वो लाइव डाउट पूछ सकते हैं अपने, अगर कोई भी डाउट है फिर उसमें और एक डाउट है, फिर उसमें और एक डाउट है, जो टीचर भी उसको बिल्कुल लाइव एक्सप्लेन कर सकता है, जो ऑनलाइन में मुमकिन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हर एक स्टूडेंट के पास में एंड्रॉइड फ़ोन है जी। और हर एक बच्चा एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? देखिए, ज़माना टेक्नोलॉजी का, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एज़ फार एज़ स्टडी इज़ कंसर्न, जब तक पढ़ाई का कहा जाएगा, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ायदे तो देता ही है, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा उसके नुकसानात सामने आए। ऐसा है कि स्टूडेंट तो छोड़ो, हम अपनी अगर बात कर ले कि किसी खास काम के लिए जब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन ओपन करते हैं, तो सबसे पहले अपने फिंगर जाती है व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आए के देखने की। अगर मैसेज है तो फिर उसको रिप्लाई हम करने में मुलव्विस हो जाते हैं। जी। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हुँ। ट्विटर है, या फिर और बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वो चेक करने में अपना चले जाता है आधा घंटा, है ना, या फिर 45 मिनट 1 घंटा, और जो रियल काम के लिए हमने मोबाइल निकाला था वो काम हमारा बिल्कुल, रह जाता वो है। रह जाता है। ऐसा ही स्टूडेंट की लाइफ में भी होता है कि वो मोबाइल लेता है अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके अंदर सोशल मीडिया में मुलव्विस होकर के अपनी पढ़ाई रह जाती है साइड में। ये उसका एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक, उबैद भाई, मैं आपको ये बता दूं कि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ऊपर फेक कंटेंट भी ज्यादा है। फेक कंटेंट इन द सेंस, वो रहेगा एग्जांपल, मिसाल के तौर पे बायोलॉजी का लेक्चर, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी को बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा। या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, वो बच्चा उसी को करेक्ट समझकर, ये चीज़ फेमस होने के लिए की जाती है? हाँ, अगर जाने-माने तरीके से उनको ऑलरेडी पता रहता है इस चीज़ के बारे में कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, वो सूटेबल नहीं है बच्चों के लिए। नहीं, ये वैसा नहीं होता है। ये जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ, सबके नहीं, क्योंकि ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट गलत होता है, अच्छा। या फिर उनका तरीका डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो इजी वे से भी पढ़ाया जा सकता है। या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के लिए वो सुइटेबल हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए सुइटेबल ना हो। ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक कॉन्सेप्ट है, ये एक टॉपिक है, तो उसको 4-5 अलग-अलग एंगल से बच्चों को बताते हैं, जी। तो किसी न किसी एंगल से उसके दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में उसको एक ही एंगल से क्रिएट किया जाता है। तो ये चीजें हैं, कुछ अननेसेसरी कंटेंट होते हैं, बच्चे उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ टीचर होते हैं ना कि भाई मैं अदर टीचर से कैसा बेटर हूँ, जी। तो चलिए मैं आपको ये कंटेंट पढ़ाता हूँ, आपने देख लेने के, बाकी किसी टीचर ने आपको ये कंटेंट नहीं पढ़ाया। एक्चुअली वो कंटेंट की जरूरत ही नहीं थी ना भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कंपैरिज़न स्टार्ट हो जाता है वहाँ। हाँ, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये टीचर बहुत ज्यादा सुपीरियर है कि उन्होंने बहुत बड़े कंटेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चों की जो फिजिक है, आंखों पे प्रेशर पड़ना, नींद का ना आना, चिड़चिड़ाहट। जी। अभी एक नया शोशा आ रहा है मार्केट के अंदर, रील्स का, आप देखते हैं। रील्स, यस। तो रील्स ने बच्चों को इतना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया है कि बच्चों में सब्र नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल। ये उनका रियल जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है, भला क्या। हाँ, ये कहीं न कहीं बच्चों के ब्रेन वॉश करता है। कहीं न कहीं माइंड पर उसपे इम्पैक्ट होता है बिल्कुल। उनकी तो चीज़ों का। बच्चा घर पर आया, उसने आपको बोला कि, या पेरेंट्स को बोला मुझे खाना चाहिए, तो उसको खाना चाहिए मतलब उसी वक्त चाहिए, उसको 5 मिनट 10 मिनट का सब्र नहीं होगा। जी। ये असर रील का है। आप देखो कि एक रील 2 सेकंड 3 सेकंड में अगर नहीं समझ में आई, तो डायरेक्ट उसको ऊपर भगा दिया यस, जाता है। यस। इसका असर है ये रियल लाइफ, जो कि बैड है ऑलरेडी। बिल्कुल। ये बच्चों के बॉडी के ऊपर भी और उनके माइंड के ऊपर भी बहुत बुरा असर करता है। बहुत निगेटिव इफेक्ट है भाई, इसीलिए हमने अपने कैंपस में से इसको जी, कंप्लीटली बैन किया हुआ है। आपने बहुत सारे बैड पॉइंट्स बताया मोबाइल के यूज़ को लेकर। तो क्या आप मोबाइल के यूज़ के लिए फुल्ली अगेंस्ट हैं? जैसे कि बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, या कहीं न कहीं आपको लगता है कि वो स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल हो सकता है? देखिए उमेद भाई, अभी
ज़रूरत बन गई है मोबाइल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे उसका लिमिटेड यूज़ करें। अच्छा। अब लिमिट में यूज़ करने में क्या हो जाएगा कि जो सोशल मीडिया की ऐसी ऐप्स हैं कि जिनका पढ़ाई से कोई लेन-देन नहीं है, हुँ। उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। पढ़ाई के समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए जी। या फिर उसको किसी और रूम के अंदर रख दीजिए। हुँ। अपना डेली का स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड कीजिए अच्छा। कि आज मैंने मोबाइल की स्क्रीन कितने घंटे तक की देखा। जी। वो जब आप नोट करोगे डे बाय डे हुँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली मोबाइल का यूज़ स्टूडेंट कम करना शुरू कर देंगे। हुँ। तो ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, कभी बच्चा हाइब्रिड क्लास के अंदर बैठता है, हाइब्रिड क्लास हमारे यहाँ भी होती है। जी। मतलब ऑफलाइन लेक्चर चल रहा है और उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हुँ। किसी रीज़न की वजह से अगर बच्चा नहीं आ पाया क्लास में, तो फिर वो यूट्यूब पर या क्लास की जो ऐप होती है हमारे, उसके ऊपर वो लेक्चर देख लेता है। तो वो बस उतना ही लिमिटेड देखें, बाकी सोशल मीडिया यूज़ ना करें, इसका ख़ास ख़्याल रखें। तो कहीं न कहीं मोबाइल के यूज़ को हम लिमिट और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स के सुपरविज़न को लेके आपका क्या विचार है? क्या अगर कोई पेरेंट्स मोबाइल प्रोवाइड कर रहा है अपने बच्चे को, हाँ, हाँ। तो उसका उसके ऊपर सुपरविज़न ज़रूरी है और कितना हद तक की ज़रूरी है? हाँ, देखिए पेरेंट्स को तो ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है या लेक्चर्स देख रहा है या कोई काम की उस पे चीज़ देख रहा है। जी। जब तक पेरेंट्स का सुपरविज़न रहेगा, वो स्टूडेंट अपने काम से काम करता रहेगा, सुपरविज़न हटा, तो फिर वो गेमिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो जी। डाइवर्सिफ़िकेशन वहाँ पे शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं कि एजुकेशन सेक्टर एक बिज़नेस का हब बन चुका है। तो आप खुलकर बताइए, कोचिंग, सर्विस और बिज़नेस। एकदम बढ़िया सवाल पूछा है सर आपने, और ये जो एक कहूँगा कि दुखती हुई रग रग पे आपने कदम रख दिया है। देखिए, इसका सिंपल सा एक जवाब ये है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम नॉन कमर्शियल है। जी। यानी आप इसको कमर्शियल बेसिस पर खुलकर सामने नहीं ला सकते। लेकिन सही है आपका कहना है कि कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कि जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बहाने इतनी ज़्यादा फीसेस बढ़ा दी हैं कि खुद तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, करोड़ों, अरबों रुपए कमा लिए हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं उन्होंने पूरी तरह से तय नहीं कर पाए। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे सवालात भी उठते हैं कि जैसे कि एक ही बच्चा कहीं न कहीं 10 बैनर या फिर 12 बैनर कहीं अलग-अलग बैनर्स के ऊपर शो होता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बच्चा सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टडीज़ मतलब कंज़्यूम कर रहा है? इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर शुरू से नज़र रखी जाती है। अच्छा। 10th में जब वो स्टूडेंट होते हैं, तब से उसके ऊपर सारी कोचिंग इंडस्ट्री की नज़र होती है कि भई ये 10th में कितना परसेंटेज लाया, इसके टीचर से फीडबैक लिया जाए कि इसका परफॉर्मेंस कैसे है। जब उसका नीट का रिज़ल्ट का आ जाता है 720 आउट ऑफ 70, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो आप एक कोचिंग ओनर है, आप उसके पास में पहुँचोगे, उसके पेरेंट्स के पास में पहुँचोगे, जी। कुछ XYZ उसको अमाउंट दे दोगे, कुछ लिखा करके ले लोगे। तो वो बोलेंगे ठीक है भई, अब पास तो हो ही गया स्टूडेंट, आउट ऑफ मार्क ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10 कोचिंग क्लास वाले इसकी ऐड करेंगे तो उतना फेमस हो जाएगा ये, जी, अब बिल्कुल। एंटायर कंट्री के अंदर फेमस हो जाएगा। हुँ। लेकिन इसके नुकसानात उन बच्चों को उठाना पड़ता है कि जो स्टूडेंट की तस्वीर उस कोचिंग बैनर के अंदर में देख के वहाँ एडमिशन लेते हैं। बिल्कुल। हालाँकि वहाँ पे क्वालिटी नहीं है क्योंकि वो बच्चे वहाँ पे पढ़ा नहीं है। हुँ। टेस्ट सीरीज़ के बहाने से, डाउट डिफ़िकल्टी के बहाने से, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के बहाने से, जी। कुछ कोचिंग क्लास ऐसी है कि भई ये एक दिन हमारे यहाँ पर आया था, हुँ, हुँ। तो उसके साथ सेल्फी ले ली गई, तो वो वो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो गया। मैनिपुलेट होता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होता है। हम किसी पर्टिकुलर के ऊपर ये सवाल नहीं उठा रहे हैं और ना ही किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन ये कॉमन बात है, देखी जाती है आमतौर पे। बिल्कुल। लेकिन हमने एक एथिक्स को मेंटेन करने चाहिए। हुँ, हुँ। एक टीचर, एक गुरु, एक उस्ताद की एक काबिलियत होती है कि वो कम से कम एथिक्स को मेंटेन रखें। जी। हमने जो स्टूडेंट को 2 साल या 1 साल रिपीटर अगर है वो कंप्लीटली पढ़ाएँगे, तो उसी का रिजल्ट हम पेश करें। जी। ये नहीं कि भई इधर से उसको लेकर आ गए, उधर से एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, फिर धोखा देते हैं नेक्स्ट जनरेशन के बिल्कुल। स्टूडेंट्स को। उनके भविष्य से खिलवाड़ हो जाता है। सवालात तो का सिलसिला तो खत्म हो चुका है और सुनने में आया है कि आपने भी एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू किया है। जी। तो ऑडियंस भी जानना चाहती है, बेकरार है जानने के लिए कि क्या चीज़ आप उसमें सर्विस दे रहे हो? क्या उसकी ख़ास बात है? तो आप उसके बारे में कुछ बता दीजिए।
कई स्टूडेंट जो आउट ऑफ अकोला में कोचिंग हासिल करने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से लड़कियों को। और उनके पेरेंट्स भी उतने ही ज्यादा फिक्रमंद और परेशान होते इनसिक्योर रहते हो। हैं, इनसिक्योर रहते हैं कि भाई बच्ची कौन से माहौल में रह रही है, उसके रूममेट्स किस तरह के हैं, जी। उनको कोचिंग तक जाने आने की प्रॉब्लम्स है ना, फिर मेस की असुविधा है, बिल्कुल। नाश्ते का प्रॉब्लम है, डॉक्टर नहीं है अवेलेबल, कोई छोटी मोटी भी अगर तबीयत खराब होती है जी। तो पेरेंट्स अपने सारे काम छोड़ करके अकोला में आते हैं बच्चे के बिल्कुल। पास में, उसको 2-3 दिन के लिए घर पे वापस लेकर चले जाते हैं, जिससे पढ़ाई में लॉस होता है। ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस रेसिडेंशियल कैंपस की बुनियाद डाली है कि यहाँ पर बच्चों का रहने का इंतजाम है, इनके खाना खाने का इंतजाम है, आउटडोर एक्टिविटीज, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जितने हमने डिस्कस किए हैं, ये सारी चीजें रेसिडेंशियल कैंपस में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर विजिट का भी हमने एहतमाम रखा है। जी। लड़कियों के लिए लेडीज डॉक्टर है, बॉयज के लिए जेंट्स डॉक्टर है, कि वो हर 8-15 दिन में बच्चों का रूटीन चेकअप करते हैं, जी। ताकि पेरेंट्स बेफिक्र रहें, पेरेंट्स को इत्मीनान रहे, सेटिस्फेक्शन रहे कि भाई हमारा बच्चा, हमारी बच्ची एक सेफ माहौल में और एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं। जी। ये रेसिडेंशियल कैंपस का एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था। बाकी आपके व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर आप और ज्यादा डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर विजिट करें, एक मर्तबा कैंपस को देखें, इसमें अपना विजन भी बढ़ेगा और प्रैक्टिकली समझ में आएगी चीजें। शुक्रिया। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़रूर आपके इंस्टीट्यूट पे विजिट करेंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हमने आपसे किए और आपने उतनी ही सफाई से उसका जवाब दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं माइंड नहीं करेंगे पर्सनली तौर पे, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं ये कॉमन पेरेंट्स के मन में रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये जानना ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी सही। जो आपका इंस्टीट्यूट है ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो, लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं शुक्रिया, थैंक यू। और ये एक नई कामयाबी तक हम लोगों को लेके जाए। इस पॉडकास्ट के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक डिलीवर हुई है उससे स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का फायदा हो। जी बिल्कुल। और टीम एडवांटेज वाला की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट और हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।